स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम फेफड़ों से जुड़ी कुछ ऐसी बीमारियों पर गौर कर रहे हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां आप जानते हैं इंडस्ट्री या माइनिंग वगैरह का काम ज़्यादा होता है। हम बात कर रहे हैं न्यूमोकोनियोसिस की। नमस्ते। हाँ, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका सीधा सा मतलब उन बीमारियों से है जो कुछ खास तरह की धूल या कणों में लंबे समय तक सांस लेने से फेफड़ों को हो जाती हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इन अलग अलग बीमारियों, उनके कारण क्या हैं और फेफड़ों पर उनका क्या असर पड़ता है, उसे संक्षेप में बताता है। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है कि इस जानकारी को थोड़ा खोल कर समझें, एकदम सरल तरीके से। ये बीमारियां आखिर होती कैसे हैं और इनके मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं, उनकी पहचान के कोई खास संकेत हैं क्या? चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये न्यूमोकोनियोसिस आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये असल में फेफड़ों का एक तरह का रिएक्शन है। जब उनमें लंबे समय तक बाहरी कण, जैसे मान लीजिए कोयले की धूल, सिलिका है या एस्बेस्टस है, ये जमा होते रहते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो बस पड़े नहीं रहते। वो फेफड़ों के जो अपने डिफेंस सिस्टम हैं उनको एक तरह से उकसाते हैं। तो नतीजा होता है सूजन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और अगर ये एक्सपोजर, मतलब ये धूल का सामना लगातार होता रहे, तो ये सूजन धीरे धीरे फाइब्रोसिस में बदल जाती है। फाइब्रोसिस, अच्छा। इसका मतलब हुआ कि फेफड़ों के जो टिश्यू हैं वो सख्त होने लगते हैं या रेशेदार से हो जाते हैं, जिससे उनकी जो काम करने की क्षमता है वो घट जाती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। फेफड़े अपनी जो सामान्य लचक होती है वो खोने लगते हैं और फिर सांस लेना, गैस एक्सचेंज करना, वो सब मुश्किल हो जाता है। और यहीं से आप कह सकते हैं अलग अलग तरह की न्यूमोकोनियासिस की कहानी शुरू होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी धूल फेफड़ों में गई है। ठीक है, तो इस जानकारी के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं एस्बेस्टोस से जुड़ी बीमारियों की। ये एस्बेस्टोस कहाँ पाया जाता था और इसका असर फेफड़ों पर कैसे होता है? हाँ, एस्बेस्टस का इस्तेमाल पहले काफ़ी होता था, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स में इंसुलेशन के लिए, जहाज बनाने में, छत की शीट्स में और प्लम्बिंग के सामान में भी। इसकी खासियत इसके रेशेदार कण होते हैं, मतलब फाइबर्स। जी। जब ये सांस के जरिए अंदर जाते हैं तो ये खासतौर पे फेफड़ों के निचले हिस्सों में जमा होते हैं, लोअर लोब्स में। जी। ये एक ज़रूरी बात है क्योंकि आगे हम देखेंगे कई दूसरी न्यूमोकोनियोसिस ऊपरी हिस्सों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अच्छा, तो ये लोकेशन एक तरह का हिंट है। और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ फाइब्रोसिस ही होता है इससे? नहीं, एस्बेस्टस का असर सिर्फ फाइब्रोसिस तक ही सीमित नहीं है, ये काफ़ी फैल सकता है। एक तो है एस्बेस्टोसिस, जो आपने कहा, फेफड़ों का फाइब्रोसिस। दूसरा, ये फेफड़ों की जो बाहरी झिल्ली होती है, प्लूरा, उसे भी प्रभावित करता है। उससे प्लूरल प्लाक्स बन सकते हैं। ये प्लूरा पर मोटे सख्त पैच जैसे होते हैं। और जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि एस्बेस्टस एक्सपोजर से फेफड़ों के कैंसर का खतरा, खासकर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, वो काफ़ी बढ़ जाता है। और साथ ही मेसोथेलियोमा का खतरा भी बढ़ता है। ये प्लूरा या पेरिटोनियम का एक दुर्लभ लेकिन बहुत ही खतरनाक कैंसर है और इसका संबंध लगभग हमेशा एस्बेस्टस से ही होता है। दस्तावेज में कुछ खास टर्म्स भी हैं, जैसे आइवरी वाइट प्लैक्स और एस्बेस्टस बॉडीज। इनका क्या मतलब है, जरा समझाएंगे? एस्बेस्टस बॉडीज, इनको फ्यूरिगनस बॉडीज भी कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप के नीचे दिखती हैं। ये असल में एस्बेस्टस के रेशे ही हैं जिनके चारों ओर शरीर आयरन और प्रोटीन जमा कर देता है, शायद उनको नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश में। ये सुनहरे भूरे रंग की डंबल जैसी शेप की होती हैं और इनको प्रशियन भू स्टेन से रंगा जा सकता है क्योंकि उनमें आयरन होता है। ये अगर किसी के थूक में या बीएल फ्लूइड में मिल जाएं तो ये सीधे सीधे एक्सपोजर का सबूत है। बीएल मतलब ब्रोंको एल्वियोलर लेवेज। ओके। और कैप्लन सिंड्रोम का भी जिक्र है, क्या ये एस्बेस्टस से भी जुड़ा है? हाँ, कैप्लन सिंड्रोम एक कह सकते हैं खास स्थिति है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो होता ही है, साथ में उसको न्यूमोकोनियोसिस भी हो जाती है। वो एस्बेस्टोसिस भी हो सकती है, सिलिकोसिस भी, या कोयले वाली भी। इसमें फेफड़ों में बड़ी बड़ी गोल गांठें बन जाती हैं जिनको रूमेटॉइड नोड्यूल्स कहते हैं। तो हाँ, एस्बेस्टोसिस के मरीजों में भी ये सिंड्रोम मिल सकता है। समझ गए। तो एस्बेस्टस मतलब मुख्य रूप से निचले लोब्स, प्लूरा पर असर और कैंसर का रिस्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेरेलियोसिस पर। ये किस चीज से होता है? बेरिलियोसिस का संबंध है बेरिलियम धातु से। ये एक हल्की लेकिन काफी मजबूत धातु है। इसका इस्तेमाल एरोस्पेस इंडस्ट्री में,
इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ खास तरह के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। जब इसकी धूल या इसका धुआं सांस में जाता है तो ये फेफड़ों में एक अलग ही तरह का रिएक्शन पैदा करता है। अलग तरह का रिएक्शन, वो कैसे? और ये फेफड़ों के किस हिस्से को ज्यादा टारगेट करता है? हाँ देखिए, एस्बेस्टस से अलग बेरिलियोसिस आमतौर पर फेफड़ों के ऊपरी हिस्सों को, मतलब अपर लोब्स को ज्यादा प्रभावित करता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक इम्यून मीडिएटेड बीमारी है। मतलब बेरिलियम धातु शरीर के इम्यून सिस्टम को ही ट्रिगर कर देती है, जिससे फेफड़ों में नॉन कैजिटिंग ग्रेनुलोमा बन जाते हैं। ये सूजन वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे गुच्छे या क्लस्टर्स होते हैं। नॉन कैजिटिंग ग्रेनुलोमा, ये नाम तो सुना है। ये शायद सार्कोइडोसिस में भी मिलते हैं ना? तो फिर इनमें फर्क कैसे पता चलता है? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। माइक्रोस्कोप में देखने पर, मतलब हिस्टोलॉजी में, ये सार्कोइडोसिस जैसे ही दिख सकते हैं, एकदम वैसे ही। इसीलिए बेरिलियोसिस के डायग्नोसिस के लिए सिर्फ बायोप्सी रिपोर्ट काफी नहीं होती। मरीज की एक्सपोजर हिस्ट्री जानना बेहद जरूरी है। क्या वो कभी बेरिलियम के संपर्क में आया है, ये पता लगाना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से जुड़ा है, तो ये अक्सर स्टेरॉइड्स यानी ग्लूकोकार्टिकॉइड्स से ठीक हो जाता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। पर हाँ, लंबे समय में इससे भी फेफड़ों के कैंसर का और कोर पल्मोनेल का खतरा बढ़ जाता है। कोर पल्मोनेल मतलब फेफड़ों की बीमारी की वजह से हार्ट के दाहिने हिस्से का फेल हो जाना। ठीक है, तो बेरिलियोसिस मतलब अपर लोब्स, ग्रैन्युलोमा, इम्यून रिएक्शन और हिस्ट्री बहुत जरूरी है। ओके, अब आते हैं कोयला श्रमिकों के न्यूमोकोनियोसिस पर, CWP जिसे कहते हैं। नाम से तो लग रहा है ये कोयले की धूल से ही जुड़ा है। जी हाँ बिल्कुल। इसे आम भाषा में ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। ये उन लोगों में होता है जो लंबे समय तक कोयले की खदानों में काम करते हैं, जहां कोयले की धूल बहुत होती है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग है। फेफड़ों की जो सफाई करने वाली कोशिकाएं होती हैं, मैक्रोफेज, वो कोयले के कार्बन कणों को खा लेती हैं, निगल लेती हैं। अब कोयला खुद, मतलब कार्बन, उतना जहरीला नहीं होता जितना सिलिका होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये मैक्रोफेज कार्बन से इतने भर जाते हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर पाते और फेफड़ों में जमा होने लगते हैं। इसी जमाव से धीरे धीरे सूजन और फिर फाइब्रोसिस होने लगता है। और ये फेफड़ों के किस हिस्से को प्रभावित करता है, और क्या इसके भी कोई खास लक्षण या संकेत होते हैं? COPD भी बेरिलियोसिस और आगे हम बात करेंगे सिलिकोसिस की तरह ही मुख्य रूप से फेफड़ों के ऊपरी हिस्सों को, अपर लोब्स को ही प्रभावित करता है। शुरुआती स्टेज में हो सकता है कोई लक्षण ना भी हो, लेकिन एक्सरे या CT स्कैन पर छोटी गोल गोल सी अपारदर्शिताएं दिख सकती हैं, स्मॉल राउंडेड नोड्यूलर ओपेसिटीज। और हाँ, COPD से भी कैप्लन सिंड्रोम का खतरा जुड़ा होता है, जैसा हमने एस्बेस्टोसिस में देखा था। इसी जानकारी में एक और शब्द है, एंथ्राकोसिस। क्या ये COPD जैसा है या कुछ अलग है? ये एक अच्छा सवाल है। एंथ्रोकोसिस का मतलब है फेफड़ों में कार्बन का जमाव, बस इतना ही। ये जरूरी नहीं है कि ये बीमारी पैदा करे। ये कोयला खनिकों में तो मिलता ही है, जाहिर है, पर ये उन शहरी लोगों में भी मिल सकता है जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले या जो लोग बहुत भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में रहते हैं, कालिक वाली हवा से। जब तक ये जमाव बहुत ज्यादा ना हो जाए और उससे फाइब्रोसिस ना होने लगे, जो कि CWP में होता है, तब तक एंथ्रोकोसिस आमतौर पर एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कोई लक्षण नहीं दिखाता। तो हम कह सकते हैं कि हर CWP में एंथ्रोकोसिस होता है, लेकिन हर एंथ्रोकोसिस CWP नहीं होता। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। ठीक है, अब आखिर में बात करते हैं सिलिकोसिस की। जानकारी इसे सैंड ब्लास्टिंग, फाउंड्री और खदानों से जोड़ती है। राजस्थान जैसे राज्य जहां खनन काफी होता है, वहां के लिए शायद ज्यादा अहम हो सकता है। निश्चित रूप से। सिलिकोसिस क्रिस्टलीय सिलिका की धूल सांस में लेने से होता है। क्रिस्टलीय सिलिका, सिलिका रेत में, पत्थर में, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, इन सब में पाया जाता है। इसलिए जो लोग खनन में काम करते हैं, पत्थर काटने का काम करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, मतलब किसी सतह को साफ करने के लिए उस पर तेजी से रेत फेंकना, या फाउंड्री में काम करते हैं जहां धातु पिघलाई और ढाली जाती है, उन सब में इसका खतरा बहुत ज्यादा होता है। और सिलिका फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाता है? क्या ये कोयले जैसा ही है या अलग है? नहीं, सिलिका को कोयले से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वजह यह है कि जब मैक्रोफाज सिलिका के कणों को निगलते हैं, तो कोयले के कणों की तरह उन्हें सिर्फ जमा नहीं करते। सिलिका उन मैक्रोफाज को ही मार देता, उनको नष्ट कर देता है। और ये जो मरने वाले मैक्रोफाज हैं, ये फिर कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट्स नाम की कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। और यही फाइब्रोब्लास्ट्स फिर कोलेजन जमा करके फाइब्रोसिस पैदा करते हैं।
तो ये प्रक्रिया कोयले के कणों की तुलना में ज्यादा तेज और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। तो मैक्रोफेज का नष्ट होना यहाँ एक मुख्य प्रॉब्लम है। इसके और क्या नतीजे होते हैं? हाँ, एक तो ये कि सिलिकोसिस भी ज्यादातर फेफड़ों के ऊपरी हिस्सों अपर लोब्स को ही प्रभावित करता है। और दूसरा बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि मैक्रोफेज टीबी के बैक्टीरिया से लड़ने में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब क्योंकि सिलिका इन मैक्रोफेजेस को खत्म कर देता है, तो सिलिकोसिस के मरीजों में टीबी यानी तपेदिक होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल कनेक्शन है, इसे याद रखना चाहिए। इसके अलावा सिलिकोसिस से भी फेफड़ों के कैंसर, कोर पल्मोनेल और कैप्लन सिंड्रोम का खतरा बढ़ता है, जैसे बाकियों में भी हमने देखा। इस जानकारी में एग शेल कैल्सिफिकेशन का खास जिक्र है। ये क्या चीज है? ये नाम काफी अजीब है। इसमें होता क्या है कि छाती के एक्सरे पर फेफड़ों के पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं, हाइलर लिम्फ नोड्स, उनके बाहरी किनारे पर कैल्शियम की एक पतली सी परत जमा हुई दिखती है। ये परत टूटे हुए अंडे के छिलके जैसी लगती है, इसीलिए इसे एक्सेल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर एक्सरे पर यह पैटर्न दिखे तो सिलिकोसिस का शक काफी मजबूत हो जाता है। अच्छा, तो अगर हम इन चारों को एक साथ रखकर देखें, एस्बेस्टस नीचे के लोब्स में, बाकी तीन बेरिलियम, कोयला और सिलिका ये मुख्य रूप से ऊपरी लोब्स में। एस्बेस्टस और सिलिका ये कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़े हैं। बेरिलियम एक इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करता है, कोयला मैक्रोफेज को बस भर देता है और सिलिका उन्हें नष्ट करके टीबी का खतरा बढ़ाता है। मतलब हर धूल की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग तरीका है नुकसान पहुंचाने का, भले ही अंत में फाइब्रोसिस एक कॉमन नतीजा है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से इसे समराइज किया है, बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारियां मुख्य रूप से व्यावसायिक हैं, ऑक्यूपेशनल हैं। इसीलिए इनके निदान में, डायग्नोसिस में, व्यक्ति क्या काम करता है या पहले क्या काम करता था, ये जानना सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है। सिर्फ लक्षणों या एक्सरे रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकते। काम का पूरा इतिहास, लक्षण क्या हैं, रेडियोलॉजी जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स, पीएफटीज और कभी-कभी बायोप्सी या बीएल फ्लूइड की जांच, इन सबको मिलाकर ही सही तस्वीर सामने आती है। तो इस चर्चा में हमने न्यूमोकोनियोसिस के इन 4 मुख्य प्रकारों, एस्बेस्टोसिस, बेरिलियोसिस, सीडब्ल्यूपी और सिलिकोसिस के कारणों को, फेफड़ों पर उनके असर के पैटर्न को और कुछ खास पहचान चिन्हों को समझने की कोशिश की। जी हाँ, और ये भी देखा कि कैसे अलग-अलग दिखने वाले धूल के ये कण फेफड़ों के अंदर जाकर सेलुलर लेवल पर कितनी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं शुरू करते हैं, और जिनका नतीजा फेफड़ों की कार्यक्षमता में स्थायी कमी और कई बार काफी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकता है। रोकथाम यहाँ सबसे कारगर उपाय है, क्योंकि एक बार ये फाइब्रोसिस अच्छी तरह जम जाए तो उसे वापस ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। एक तरफ तो ये कि कार्यस्थल पर सुरक्षा नियम जैसे कि बेहतर वेंटिलेशन हो और सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे मास्क वगैरह का इस्तेमाल हो, ये इन रोकी जा सकने वाली बीमारियों से बचाव में कितना कारगर हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी कि क्या हमारे शहरों में जो वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसमें न जाने कितने ही किस्म के कण घुले रहते हैं, क्या वो लंबे समय में हमारे फेफड़ों पर इसी तरह के शायद सूक्ष्म लेकिन नुकसानदेह प्रभाव डाल रहा हो सकता है, जिनके बारे में हमारी समझ अभी शायद पूरी नहीं है? निश्चित रूप से ये बहुत अहम सवाल हैं। हमारा वातावरण, चाहे वो हमारे काम करने की जगह हो या हमारा शहर हो, वो हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इस पर लगातार ध्यान देना और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ औद्योगिक स्वास्थ्य का ही मसला नहीं है, बल्कि अब ये पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।